Hi guys, this is Dr. Kavya Goel and today we will be talking about a very important topic, nutritional anemia in children. So all these guidelines have been taken from this particular source, the link of which I'll put in the description box below as well. So what is the cutoff for anemia? We have taken help of WHO to define those cutoffs. Quite easy to remember. So more than 12 years, it is 12. Less than that is 5 to 11 years, 11.5, and then less than that 11. इसके बियॉन्ड अगर होगा देन द चाइल्ड इज नॉन अनीमिक एंड इससे कम होगा देन इट इज अनीमिक. माइल्ड मॉडरेट हम याद रख लेंगे, सीवियर याद रख लो 7, 8 एंड 8. तो दैट इज हाउ यू डिफाइन अनीमिया. जो कॉमन अनीमियाज जो हम बहुत ज्यादा कॉमनली न्यूट्रिशनल अनीमियाज देखते हैं दैट इज आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया है, मेगालोब्लास्टिक अनीमिया. इन्हीं की हम आज बात करने वाले हैं. तो आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया जो है वो एक टाइप का माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक अनीमिया होता है, जिसके अंदर फर्दर आप टेस्ट कराओगे तो फेरेटिन कम मिलेगा आपको. तो माइक्रोसाइटोसिस कैसे डिफाइन होता है? तो क्लासिकली हम याद रखते हैं कि 80 टू 100 का एमसीवी नॉर्मल है, तो 80 से कम एमसीवी लो हो जाएगा. लेकिन बच्चों में चीज़ें इतनी सिंपल नहीं होती. तो एक्चुअली 70 का कट ऑफ है 2 साल तक, और उसके बाद कट ऑफ है 70 प्लस एज इन ईयर्स, और 10 साल के बाद में कट ऑफ 80 आ जाता है. उसके अलावा अगर आप बात करोगे एमसीएच की तो वो भी कम मिलेगा, एमसीएच से भी कम मिलेगा. सिंस इट्स अ माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक अनीमिया, बिकॉज इट इज आयरन डेफिशिएंसी, आयरन स्टोर्स दैट इज फेरेटिन भी कम हो जाएगा, तो फेरेटिन भी आपको कम मिलेगा. लेस देन 5 इयर्स में कट ऑफ 12 है और उसके बाद कट ऑफ 15 है. लेकिन इन्फेक्शन के दौरान फेरेटिन फॉल्सली हाई होता है बिकॉज इट इज अ अक्यूट फेज रिएक्टेंट, तो उसमें कट ऑफ हमने और ज्यादा रख रखा है दैट इज 30. इसके अलावा जब भी आयरन कम होगा तो कम आयरन ट्रांसफरेंस से बाउंड होगा, तो सीरम ट्रांसफरेंस सैचुरेशन भी कम हो जाएगी. उसका कट ऑफ 16 होता है, क्योंकि जो हीमोग्लोबिन है that is made up of heme plus globin. Heme is further made of iron plus protoporphyrin. तो जब आपका आयरन कम है तो प्रोटोपर्फायरिन यानी फ्री इरिथ्रोसाइट प्रोटोपर्फायरिन बढ़ जाएगा. तो लेस देन 5 इयर्स का कट ऑफ 70 है और 5 इयर्स के बाद कट ऑफ 80 होता है. इसके अलावा कुछ नई नई जांचें आ गई हैं, जैसे कि रेटिकुलोसाइट हीमोग्लोबिन कंटेंट एंड परसेंटेज ऑफ हाइपोक्रोमिक सेल्स, जो कि आसानी से अवेलेबल नहीं है बट दे आर प्रीटी गुड इन्वेस्टिगेशंस विद देयर ओन एडवांटेजेस. इनकी बात हम अभी डिटेल में करेंगे. तो जैसा कि बताया कि हमें आयरन डेफिशिएंसी को डायग्नोज करने के लिए एक क्लासिक ट्रायड ऑफ लो एमसीवी, लो एमसीएच एंड लो एमसीएचसी मिलेगा. साथ में रिस्पॉन्स टू आयरन थेरेपी इज गुड एनफ टू डायग्नोज. यू कैन एडिशनली गेट अ सीरम फेरेटिन डन, जो कि आपका कम आएगा. इसके अलावा आप ट्रांसफरेंस सैचुरेशंस भी करा सकते हो और नई मोडालिटीज अवेलेबल हैं. तो एक नई मोडालिटी है हमारे पास रेटिकुलोसाइट. तो रेटिकुलोसाइट का फायदा ये है करने का कि सीरम फेरेटिन तो अफेक्ट हो जाता है इन्फ्लेमेशन से, रेटिकुलोसाइट हीमोग्लोबिन उससे अफेक्ट नहीं होता, और रेटिकुलोसाइट का लाइफ स्पैन बहुत छोटा होता है. तो वो अक्यूटली जो या फिर करंटली जो स्टेटस है आयरन का उसके बारे में बता देता है. ऑन द अदर हैंड जो आरबीसीज है उनका लाइफ स्पैन 120 डेज का होता है. तो परसेंटेज ऑफ हाइपोक्रोमिक रेड ब्लड सेल्स जब हम देखते हैं तो वो पिछले 3 महीने का आयरन स्टेटस हमें बता देता है. तो अगर मोर देन 5% हाइपोक्रोमिक सेल्स मिल रहे हैं दैट इज अ कट ऑफ फॉर डिफाइनिंग आयरन डेफिशिएंसी. तो अब आपने आयरन डेफिशिएंसी डायग्नोज कर लिया, व्हाट टू डू नाउ. तो हमें ट्रीट करना होता है बाय गिविंग ओरल आयरन थेरेपी, जो कि हम देते हैं द डोज ऑफ 2 to 3 mg पर केजी ऑफ एलिमेंटल आयरन. यहाँ पे ये याद रखना जरूरी है कि हम एलिमेंटल आयरन दे रहे हैं. जैसे कि अगर 200 mg की फेरस फ्यूमेरेट की टैबलेट आती है तो उस पर करीब 60 mg एलिमेंटल आयरन होता है. तो आपको जो अपनी डोज कैलकुलेशन करनी है वो एलिमेंटल आयरन से ही करनी होती है. कौन सा सॉल्ट देना है? तो फेरिक सॉल्ट नहीं देना, फेरस सॉल्ट देना है. और जो महंगी महंगी प्रोलॉन्ग रिलीज एंट्रिक कोटेड लाइपोसोमल आयरन फॉर्मुलेशंस हैं, इनका भी कोई इस्तेमाल नहीं होता, तो ये भी देनी अवॉइड करनी चाहिए. कितनी डोज देनी है? जैसे कि बताया 2 से 3 mg पर केजी पर डे ऑफ एलिमेंटल आयरन देनी है. कब तक देनी है? जब आपका हीमोग्लोबिन नॉर्मल हो जाए उसके भी 2 से 3 महीने बाद तक देते रहना है, सो दैट आप अपना स्टोर्स को रिप्लेनिश कर सको. इसके अलावा बंद करने से पहले थेरेप्यूटिक डोज ये ध्यान देना है कि फैमिली फीडिंग प्रैक्टिसेस, सेकेंडरी कॉजेज ऑफ आयरन डेफिशिएंसी ठीक हो जाएं, और उसको फिर एनरोल कर देना है द अनीमिया मुक्त भारत स्कीम, जिसके तहत 6 to 59 मंथ्स में, 5 to 9 ईयर्स में और 10 to 19 ईयर्स रिस्पेक्टिवली में आयरन प्लस फॉलिक एसिड की ये डोजेस जो यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई जा रही हैं वो दी जाती है. तो अब तुमसे कोई पूछेगा कि आयरन दिन में एक बार दें या 2 बार डिवाइड करके दें, तो एक ही बार देना काफी होता है. लेकिन अगर किसी को टॉलरेट नहीं हो पा रहा है आयरन, तो फिर उसको आप डिवाइड करके 2 बार दे सकते हैं.
अब आपने आयरन दे दिया, आपको देखना है रिस्पॉन्स टू थेरेपी, तो वो आपको कैसे पता लगेगा? तो क्लिनिकली जो बच्चा है वो अब कम चिड़चिड़ा हो जाएगा, उसकी 24 आवर्स के अंदर अंदर भूख बढ़ जाएगी। इसके अलावा जितना घड़ा खाली होगा उतना जल्दी उसे भर सकते हो, राइट? तो जो सीवियर अनीमिया है उसके अंदर रेटिकुलोसाइटोसिस जल्दी देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू माइल्ड टू मॉडरेट अनीमिया। तो उसी के हिसाब से हमने फॉलोअप का ड्यूरेशन और राइज इन एचबी कैसे देखते हैं वो डिफाइन किया हुआ है, वो आगे हम थोड़ी देर में बताएंगे। अच्छा, डायमॉर्फिक अनीमिया क्या होता है? तो देखो, जो अनीमिया जिसमें दो तरीके के आपको रेड सेल्स मिल रहे हैं पेरिफेरल स्मेयर में, उसको डायमॉर्फिक अनीमिया कहते हैं। तो इसमें बेसिकली B12 और आयरन डेफिशिएंसी साथ में हो रहा है। न्यूट्रिशनली डेफिशिएंट था बंदा, दोनों चीजों की ही डेफिशिएंसी है, इसलिए डायमॉर्फिक अनीमिया उसको हो गया है। तो करीब न्यूट्रिशनल अनीमिया का 30% डायमॉर्फिक अनीमिया होता है, क्योंकि यहाँ पे आयरन डेफिशिएंसी माइक्रोसिटिक है और B12 डेफिशिएंसी मैक्रोसिटिक है, तो ओवरऑल एमसीवी नियरली नॉर्मल आता है। अगर आप पेरिफेरल स्मेयर देखोगे तो उसमें दोनों तरीके के आरबीसीज मिलेंगे, दैट इज डायमॉर्फिक रेड सेल्स मिलेंगे, और साथ में मेगालोब्लास्टिक अनीमिया के फीचर्स मिलेंगे लाइक हाइपरसेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, मैक्रोवैलोसाइट्स एक्सेट्रा। तो अगर ऐसा डॉक्यूमेंट होता है तो आयरन देने के साथ साथ B12 और फॉलिक एसिड बंदे को देना होता है। नॉन रिस्पॉन्स कब बोलते हैं? थोड़ी देर पहले ही बताया था कि सीवियर एनीमिया का रिस्पॉन्स जल्दी आएगा, तो 7 दिन के अंदर, और जो माइल्ड टू मॉडरेट है उसका देरी से आएगा, यानी 14 दिन के अंदर। बट हम देखने के लिए 2 हफ्ते एंड 4 हफ्ते रिस्पेक्टिवली पे देखते हैं हीमोग्लोबिन का राइज 1 ग्राम/डेसीलीटर। तो सीवियर एनीमिया में 2 हफ्ते के अंदर 1 ग्राम/डेसीलीटर का राइज हो जाना चाहिए, और माइल्ड टू मॉडरेट में 4 हफ्ते में 1 ग्राम/डेसीलीटर का राइज हो जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो उसको नॉन रिस्पॉन्स बोलते हैं। तो कब कब हमें इंट्रावेनस यानी कि आईवी आयरन देने की जरूरत पड़ती है? एक तो जब नॉन रिस्पॉन्स हो रहा हो, दूसरा जब जीआई साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं, या फिर आपको कोई सर्जरी प्लान है, आपको बहुत जल्दी जल्दी एचबी बिल्डअप करना है, ऑनगोइंग लॉसेस हो रहे हैं, मैल एब्जॉर्प्शन है, इन्फ्लेमेशन है जिसके कारण आयरन होमियोस्टेसिस नहीं हो पा रहा, क्रॉनिक किडनी डिजीज या कोई भी क्रॉनिक डिजीज है, या इरिडा है यानी कि जेनेटिक फॉर्म ऑफ आयरन डेफिशिएंसी। तो अब हम बात कर लेते हैं अनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज के बारे में। ये एक स्पेशल टाइप का अनीमिया होता है जिसके अंदर क्या होता है कि हमारी बॉडी का मेन एम यहाँ पर ये है कि वो जो आयरन है वो बैक्टीरिया को ना मिले, जिससे कि बैक्टीरिया सस्टेन होता है। तो क्या करते हैं, हेप्सिडिन बढ़ जाता है, हेप्सिडिन बढ़ने के कारण अपटेक ऑफ आयरन कम हो जाता है। तो आयरन सारा का सारा मैक्रोफेजेस में सिक्वेस्टर्ड है, लेकिन बॉडी को यूटिलाइज करने के लिए या बैक्टीरिया को यूटिलाइज करने के लिए आयरन नहीं मिल पा रहा। इट इज अ टाइप ऑफ नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक अनीमिया, और इसमें फेरेटिन इस वजह से नॉर्मल या हायर साइड होता है, कम नहीं होता। ऐसी ही एक वेराइटी और है जिसमें सिमिलर सा मैकेनिज्म होता है, दैट इज इरिडा, आयरन रिफ्रैक्टरी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। इस बंदे को आप आयरन दिए जा रहे हो फिर भी इसका आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया करेक्ट नहीं हो रहा, क्योंकि इसके अंदर मैल्ट्रिप्टेज 2 जीन यानी कि TMPRSS6 जीन की लॉस ऑफ फंक्शन है, जो कि हाई हेप्सिडिन कराता है, जिसकी वजह से आयरन एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता और आयरन मैक्रोफेजेस में सिक्वेस्टर्ड रहता है। सिमिलर सा मैकेनिज्म है, लेकिन यहाँ पे अनीमिया हाइपोक्रोमिक माइक्रोसिटिक है वर्सेस अनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज जहाँ नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक अनीमिया था। यहाँ पे भी फेरेटिन लेवल्स या तो नॉर्मल है या फिर लोअर साइड हायर साइड पे मिलते हैं, लो नहीं मिलते। डायग्नोज करने के लिए इरिडा को आपको बाय एलीलिक म्यूटेशन डेमोन्स्ट्रेट करनी होती है TMPRSS6 जीन में, और ट्रीटमेंट के लिए आपको आईवी आयरन थेरेपी का ट्रायल देना होता है। तो आईवी आयरन थेरेपी में आपके पास कई सारे ऑप्शंस हैं। कॉमनली जो आप यूज करते हो वो है आयरन सुक्रोज। इसकी आप डोज कैसे कैलकुलेट करते हो? तो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट इन ml कैन बी कैलकुलेटेड बाय बॉडी वेट इंटू 14 माइनस हीमोग्लोबिन इंटू 2.145. Whole of this will be divided by concentration of elemental iron in the product used. तो यहाँ पे बॉडी वेट कौन सा लेना होता है? तो बॉडी वेट अगर बंदा मैलनरिश्ड है तो भी उसका करंट वेट लेना है, एक्सपेक्टेड वेट नहीं लेना है, और अगर बंदा ओवर वेट है तो उसका लीन बॉडी वेट लेना है। तो लीन बॉडी वेट इज 50th BMI इंटू हाइट स्क्वायर। इसको सिंपल है याद रखना, BMI का फॉर्मूला होता है वेट अपॉन हाइट स्क्वायर, तो वेट का फॉर्मूला होगा BMI इंटू हाइट स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे 50th सेंटाइल का BMI हम ले रहे हैं। तो यहाँ से बॉडी वेट आ गया इंटू 14 माइनस हीमोग्लोबिन इंटू 2.145 का फैक्टर। जैसे कि यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल है कि 6 साल का एक बच्चा है, 20 किलो का है और उसका 6 का हीमोग्लोबिन है, तो 20 उसका वजन हो गया, 14 माइनस 6 8 हो गया, इंटू 2.145 आ गया 343.2 मिलीग्राम। डिवाइड करना है बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एलिमेंटल आयरन इन द प्रोडक्ट यूज इन mg per ml। तो यहाँ पे हम यूज करें आयरन सुक्रोज जो कि है 200 mg per ml,
तो उसको उतने से डिवाइड करते हैं तो आता है 1.7 ml। ये टोटल 4 हफ्ते की डोज होती है और हमें इसको 4 हफ्ते में डिवाइड करके देना होता है, तो एक हफ्ते की डोज आती है करीब 0.43 ml। इसको हम मिलाते हैं 100 to 200 ml ऑफ NS में और स्लोली 1 से 3 घंटे में देते हैं और ऐसा टोटल 4 हफ्ते का कोर्स करते हैं। आपको सब्जेक्टिव इम्प्रूवमेंट तो कुछ ही दिनों में दिख जाएगा। रेटिकुलोसाइट्स करीब 10 दिन में बढ़ते हैं और कंप्लीट रिस्पॉन्स आपको 2 हफ्ते में, ओवरऑल रिस्पॉन्स 6 हफ्ते में देखने को मिलता है टू द इंट्रावेनस आयरन थेरेपी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टाइप के एनीमिया पे, दैट इज मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में क्लासिकली आपको पेरिफेरल स्मेयर पे मैक्रोवायलोसाइट्स मिलेंगे, साथ में हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स मिलेंगे। वो क्या होते हैं? 5% से ज़्यादा न्यूट्रोफिल्स में 5 से ज़्यादा लोब मिलने चाहिए। उसके अलावा इट इज़ अ मैक्रोसिटिक एनीमिया, तो MCV रेज्ड मिलेगा। उसके कट ऑफ स्टार्टिंग में ही हमने डिस्कस कर लिए थे। एंड B12 फोलिक एसिड लेवल्स आप करा सकते हो टू कंफर्म। तो बेसिकली हमेशा ही आपको B12 फोलिक एसिड लेवल्स कराना चाहिए ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले। अगर ऐसा अवेलेबल नहीं है तो दोनों ही देना ज़रूरी होता है, क्योंकि B12 जो होता है वो सक्सिनाइल कोएंजाइम E के बनने में ज़रूरी है, जो कि हमारे माइलिन फंक्शन के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो अगर आपने सिर्फ फोलिक एसिड दे दिया तो B12 की डेफिशिएंसी प्रेसिपिटेट होकर आपके लिए प्रॉब्लम्स इंक्रीज हो जाएंगी। कट ऑफ्स क्या लेने होते हैं? तो सीरम फोलेट का कट ऑफ है 4, RBC फोलेट का 100 है, थोड़ी महंगी जांच होती है। B12 का कट ऑफ 200 है पाइकोग्राम पर ml में, जबकि फोलेट नैनोग्राम पर ml था, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। होमोसिस्टीन और मिथाइल मेलोनिक एसिड आर दी अदर इन्वेस्टिगेशन विच यू कैन यूज। मिथाइल मेलोनिक एसिड से ही सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बनता है, तो जब B12 नहीं होता तो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए नहीं बन पाता, मिथाइल मेलोनिक एसिड बढ़ जाता है, तो इसका कट ऑफ 750 है। एंड सिमिलरली फोलेट डेफिशिएंसी से होमोसिस्टीन बढ़ जाता है, जिसका कट ऑफ 15 होता है। अब एक स्पेशल टाइप ऑफ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है जिसमें कि इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी होने के कारण एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा होता, तो उसको पर्नीशियस एनीमिया कहते हैं और उसी के कारण हमें B12 जो है IM या IV देना पड़ता है। बट एक्चुअल में देखा जाए तो पर्नीशियस एनीमिया एक्सट्रीमली रेयर एंटिटी होती है, बाहर के देशों में भी और इंडिया में तो और भी ज़्यादा रेयर है। इसका डायग्नोसिस भी काफ़ी चैलेंजिंग होता है। एक तो आप एंटी इंट्रिंसिक फैक्टर एंटीबॉडी करा सकते हो, लेकिन उसके साथ प्रॉब्लम ये है कि उसकी सेंसिटिविटी कम है, स्पेसिफिसिटी अच्छी है। दूसरा आपके पास है पैराइटल सेल एंटीबॉडी। इसकी प्रॉब्लम ये है कि इसकी सेंसिटिविटी अच्छी है लेकिन स्पेसिफिसिटी कम है। करीब 10% ऑफ नॉर्मल इंडिविजुअल्स में भी ये पॉजिटिव आती है। लेकिन आपका पर्नीशियस एनीमिया को सोचना ही काफ़ी नीचे होना चाहिए, क्योंकि इतना कॉमन एंटिटी होता नहीं है। ट्रीटमेंट क्या देना है आपको? तो ध्यान ये रखना है कि B12 और फोलिक एसिड डेफिशिएंसी में आपका कट ऑफ में B12 फोलिक एसिड डेफिशिएंसी नहीं भी आ रही, फिर भी आपको क्लिनिकल नहीं लग रही है तो ट्रीट कर दो, क्योंकि बात यहाँ न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स की हो जाती है। अगर माइल्ड टू मॉडरेट है तो फिर ओरल B12 काफ़ी रहता है, और अगर न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस हैं, मैल एब्जॉर्प्शन है, सीवियर एनीमिया या पैनसाइटोपिनिया है, तो पेरेंटरल यानी कि IV थेरेपी देनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर कोई न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स के साथ आता है, उसको मैल एब्जॉर्प्शन है, सीवियर एनीमिया पैनसाइटोपिनिया है, तो ऐसे में उसको पेरेंटरल थेरेपी देनी पड़ती है। जो ओरल थेरेपी है वो तो सिंपल है, आपको इन्फेंट्स में यानी कि 1 साल तक 500 माइक्रोग्राम और 1 साल के बाद 1000 माइक्रोग्राम देनी है 3 महीने के लिए। लेकिन जो पेरेंटल थेरेपी है उसका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। वो इसलिए कॉम्प्लिकेटेड है कि आपको छोटे बच्चों में, स्पेशली जो मैलनरिश्ड हैं या जो सीवियर एनीमिया है, उनमें शुरू में आपको कम डोज देनी होती है। लाइफ थ्रेटनिंग हाइपोकैलेमिया, न्यूरोलॉजिकल डिटोरिएशन इन द फॉर्म ऑफ ट्रेमर्स या इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स कम रखने के लिए। तो स्टार्टिंग में आप 25 माइक्रोग्राम ऑफ B12 देते हो डेली फॉर इनिशियल 2 to 3 days, फिर 100 माइक्रोग्राम और इन्फेंट्स में 50 माइक्रोग्राम देना होता है नेक्स्ट 7 दिन के लिए। लेकिन अगर न्यूरोलॉजिकल फीचर्स थे तो 3 हफ्ते के लिए। फिर 100 माइक्रोग्राम देना होता है ऑन ऑल्टरनेट डेज अगले 7 दिन के लिए, और फिर 1000 माइक्रोग्राम देना होता है हर हफ्ते अगले 1 महीने के लिए, और फिर हर महीने 1000 माइक्रोग्राम देना होता है एज मेंटेनेंस थेरेपी या एज पर रिक्वायरमेंट। ठीक है, ये हर वक्त याद रखने की जरूरत नहीं है, खोल के चेक करके आप डाल सकते हो ट्रीटमेंट। ये पेरेंटरल का है। ओरल का भी एक कॉम्प्लिकेटेड वर्जन है, बट सिंपल वर्जन यही है कि 500 माइक्रोग्राम डेली इन्फेंट्स में और 1000 माइक्रोग्राम डेली थोड़े बड़े बच्चों में 3 महीने के लिए देना है। फोलिक एसिड डेफिशिएंसी को फोलिक एसिड से ट्रीट करेंगे, हमेशा साथ में देना ही होता है, 1 to 5 mg पर डे फॉर 3 to 4 months। तो अगर रिस्पॉन्स नहीं आया तो सबसे पहले आपको
कंप्लायंस और डोज चेक करनी है। अगर पहले ओरल पे शुरू किया था तो मे बी आप अब आईवी दे सकते हो। उसके अलावा आपको मैक्रोसिटिक एनीमिया के दूसरे कॉजेज भी देखने चाहिए, जैसे कि हाइपोथायरॉयडिज्म, थियामीन रिस्पॉन्सिव मैक्रोसिटिक एनीमिया, क्रॉनिक हिमोलिटिक एनीमिया, हाइपोप्लास्टिक एनीमिया, एमडीएस, genetic disorder of B12 folate metabolism या underlying liver disease. Like we had a kid in our ward जो ultimately MDS निकला था. Also it is recommended कि आप साथ में डायमॉर्फिक अनीमिया के लिए इवेल्युएट करें, यानी कि साथ में उसको आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया तो नहीं है, ये चीज भी देख लें। B12 हमेशा फोलिक एसिड से 10 से 14 दिन पहले शुरू करो टू अवॉइड प्रेसिपिटेटिंग ऑफ न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स। तो एक तो दोनों दिन है B12 और फोलिक एसिड, दूसरा B12 को फोलिक एसिड से 10 से 14 दिन पहले शुरू करना है। अब अनीमिया के प्रिवेंशन के लिए हमें क्या करना है? तो एक तो आईएफए प्रोफाइलैक्सिस देना ही होता है, अनीमिया मुक्त भारत गाइडलाइंस को फॉलो करो। दूसरा, जब भी बंदा इम्यूनाइजेशन के लिए आ रहा है 9 महीने पे, उस समय पे उसकी स्क्रीनिंग फॉर अनीमिया करनी चाहिए। WHO ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में क्या कहता है? तो वो कहता है कि अगर 4 से कम का हीमोग्लोबिन है या 4 से 6 के बीच में विद कार्डियक डीकॉम्पेंसेशन है, तो 5 से 10 ml पर केजी से आप पैक्सिल दे सकते हो ओवर 4 आवर्स with a mid transfusion last 6 and with close cardiac monitoring. Now, how do you prevent anemia? तो अगर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग वाली एज ग्रुप में, तो अगर एक बच्चा है ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर ऑफ लाइफ, उसका मिल्क इनटेक 400 to 600 तक ठीक है, लेकिन अगर उसको 800 ml तक का दूध रोज मिल रहा है, इसका मतलब उसको डाइट कुछ मिल ही नहीं रही है और वो आयरन डेफिशिएंसी हो जाएगा। तो 400-600 ml का दूध मिलना चाहिए जिससे कैल्शियम की पूर्ति हो जाए, इससे ज़्यादा नहीं मिलना चाहिए जिससे कि बाकी चीज़ें डाइट से मिल सकें। उसके अलावा 6 महीने के बाद व्हाट ऑल कैन यू एडवाइस इन द डाइट which are good sources of iron? So green leafy vegetables like palak, like that is spinach, your cholai, cabbage, sarso, drumstick leaves, turnip, radish, beetroot, lotus stem, sweet potato, tomato, ये बहुत अच्छी आयरन की सोर्सेज होती हैं। इसके अलावा ऑरेंज, लेमन, वाटरमेलन, योर everybody knows about pomegranate, apple, grapes, guava, muskmelon, gooseberries, these are also good sources of iron. Certain dry fruits like dates, raisins, walnuts, almonds, ragi seeds are also good sources of iron. Good, that is jaggery, palm sugar is also good source. A non-vegetarian food like red meat is a source of non-heme iron, sorry, heme iron, which has better bioavailability than non-heme iron, which is found in vegetarian sources. इसके अलावा B12 और फोलिक एसिड में कौन से फूड्स रिच होते हैं? तो दैट इज मीट, पोल्ट्री, शेलफिश, एग, डेयरी प्रोडक्ट्स, मशरूम एंड फर्मेंटेड फूड्स लाइक कर्ड एंड योगर्ट। इसके अलावा योर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स and the other things as listed on the slide are good sources. Folate का loss prevent करने के लिए food should not be overcooked and should be repeatedly washed in large amounts of